हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं कंसेप्ट पर। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है परावर्तन और यहाँ पर अपवर्तन और ये प्रकाश जो है। सबसे पहले मैं आपको उसके पहले मैं बताने की स्टार्ट करता हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं जो दर्शी के रूप में काम करते हैं। दर्शी, अब पूछेंगे आप दर्शी क्या है? तो दर्शी मतलब कोई वस्तु, कोई वस्तु ऐसे समझ लीजिए, कोई वस्तु। मैं समझाना चाहता हूँ इसलिए मैं दर्शी का यूज किया हूँ। तो दर्शी क्या हो सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर पहला क्या है कंसेप्ट में, अब दूसरा क्या है अभी आप समझ में आ जाएगा। पहला जो होता है आप समझेंगे पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। और दूसरा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, ये य जैसा लग रहा है, अपारदर्शी। तो तीसरा जो होता है अर्ध पारदर्शी। क्या हो सकता है? अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी। तो मैं इसको बताना मैं इसलिए उसी समझ रहा हूँ कि अगर आप ये जानेंगे तभी आप कुछ आगे अच्छे से समझ पाएंगे। पारदर्शी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई वस्तु जिसमें प्रकाश पार कर जाए, अर्थात उस पार से उस पार चला जाए। तो एक ही चीज़ हमारे पास हो सकता है, कांच। मेरी बात को समझिएगा, जिसे हम बोलते हैं शीशा। क्या बोलते हैं? शीशा या मिरर। क्या बोल सकते हैं? शीशा या मिरर। इतना बात तो समझ गए होंगे। दूसरा क्या हो सकता है? जल। क्या हो सकता है? जल। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे, जल अगर पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। अभी नहीं कि गंदा पानी ले लेंगे तो इसमें वो पहली बात तो जल शुद्ध कहाएगा ही नहीं। आपको इतना मुझे यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था, तो शुद्ध जल लिखना चाहिए था। अरे हाँ या ना? शुद्ध जल। तो ऐसी वस्तु क्या हैं जो पार कर जाते हैं किसको? प्रकाश। मतलब प्रकाश क्या कर जाती है? पार कर जाती है उसमें वस्तु से। तो अब इसमें कौन सा वस्तु होता है जिसमें प्रकाश नहीं पार कर पाती है? और नहीं पार कर जाने वाली संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है। और जितना भी आप समय देख रहे हैं कि लकड़ी, कुर्सी, मेज से जो बना हुआ है लकड़ी से बना हुआ है, और कोई भी वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार न जा पाए, जिसमें प्रकाश आर पार न जा पाए, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं जहाँ पर तरफ से लकड़ी हो सकता है, ठीक है ना? लकड़ी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है लोहा, अर्थात कोई धातु। मान लीजिए लोहा की जगह मैं ये क्या लिख सकता था? धातु लिख सकता था। तो जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश जिसमें न जा पाए उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अर्ध पारदर्शी। अब ये समझने वाली बात है। अर्ध पारदर्शी क्या होता है कि ऐसा वस्तु जिसमें आधा प्रकाश जाए और आधा न जाए। तो आप देखेंगे ऑयलिंग पेपर। ऑयलिंग पेपर में क्या होता है? ऑयलिंग पेपर, ऑयलिंग पेपर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई पेपर है और इतना अगर आप ऑयल से भेज देंगे, मतलब ऑयल से भीग जाएगा। ऑयल मतलब क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑयल ले लीजिए, सरसों का तेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें भेज देंगे अगर, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा बहुत प्रकाश चला भी जाता है। और वो पेपर जो है ना, वो क्या कहते हैं, पारदर्शी भी है और अपारदर्शी भी है, और वो अर्ध पारदर्शी। तो दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं? अर्ध पारदर्शी बन जाते हैं। तो ऐसी वस्तु जिसमें पारदर्शी भी हो और अर्ध पारदर्शी हो, दोनों हो, सॉरी अपारदर्शी हो, तो दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं? अर्ध पारदर्शी बन जाते हैं, जो ऑयलिंग पेपर है। तो तो अब हम परावर्तन और अपवर्तन को दोनों एक घटना के नाम से जाना जाता है। ये दोनों एक प्रकार का क्या होता है? ये घटना है। क्या है? घटना है। अब उस घटना में जो जो नियम हो रहे हैं, मतलब उस घटना में जो जो काम हो रहे हैं, उसको हम नियम के नाम पर जान लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपका परावर्तन है। हम इसे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को 2 भागों में बांटना चाह रहा हूँ कि जब प्रकाश से किरण एक माध्यम से आती है फिर उसी माध्यम में चली जाती है,
तो ये जो सिस्टम है ना, ये परावर्तन में चला जाएगा, परावर्तन में। लेकिन जैसे ही प्रकाश के किरण कुछ अंदर चले जाएंगे तो हम उसके अपवर्तन के नियम में जानते हैं। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं वो अलग अलग सिस्टमेटिक या अलग अलग जगहों पर होती है। तो अगर देखा जाए कि परावर्तन जो होते हैं नॉर्मल बातों में, ये एक प्रकार का दर्पण में होता है। कहाँ होता है? दर्पण में। तो जब कहीं न कहीं प्रकाश की किरण आती है तो टकरा करके वापस चली जाती है, तो ये कहीं न कहीं दर्पण का ही नियम हो सकता है। ये दर्पण का ही काम करेगा। तो परावर्तन कहाँ काम करता है? दर्पण पे काम होता है। लेकिन अपवर्तन अगर अच्छे से देखा जाए तो अपवर्तन एक प्रकार का लेंस जैसा काम करता है। लेंस में कहाँ काम करता है? लेंस में। प्रकाश की किरण आती है तो इधर जाने का तो बात छोड़ दीजिए, ये अंदर की तरफ चली जाती है। लेकिन हाँ, हम पढ़ते हैं ज़रूर इधर न जाने के लिए, लेकिन ये थोड़ा बहुत प्रकाश की किरण चले जाते हैं जो हम लोग इसको नेगलेक्ट मतलब नगण्य मानते हैं, जिसे न के बराबर मानते हैं। तो अगर आप हायर लेवल क्लास में चले जाएंगे तो उसको भी थोड़ा बहुत उस मतलब देता रहता है, वर्णन करता रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में उसको न के बराबर ही समझिए। प्रकाश की किरण इधर न नहीं मतलब नहीं जाएगा, इसे आगे ही भेज करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये बात अब तो तय हो गई कि परावर्तन का मतलब ये होता है कि उसी माध्यम में वापस फिर से आ जाना, और अपवर्तन का मतलब ये होता है कि दूसरे माध्यम में चला जाना। तो अब हम आते हैं एक एक को पकड़ करके अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो हम अपवर्तन और परावर्तन में ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है। अगर इस छोटी छोटी बातों में अगर हम लोग ज़्यादा टाइम लॉस करेंगे तो हम लोग तब पढ़ाई में देर लगा देंगे। इसीलिए हम लोग फास्ट में चलते हैं कि परावर्तन का जो नियम है हम डायरेक्ट समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरण एक किसी ए माध्यम से हो करके आती है तो किसी चिकने सतह पर टकराती है, और पुनः मान लीजिए माध्यम ए है, माध्यम ए से आ रही है और पुनः टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये भी माध्यम ए ही है। तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश से परावर्तन होता है तो इसमें दो नियम होता है। इसमें दो नियम दे रखा है। तो क्या दो नियम दे रखा? तो पहला नियम समझेंगे कि ये एक ही सतह पर होता है। भाई ये तो बात पक्का हो गई कि अगर आने वाली किरण और जाने वाली किरण वो एक ही बिंदु या एक ही सतह पर होती है या एक ही बिंदु पर होती है। ऐसा तो है नहीं कि आएगी यहाँ और जाएगी यहाँ, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा रहता आएगी यहाँ तो जाएगी यहाँ, तो मामला कुछ गड़बड़ है। ये कहीं अंदर जा करके या फिर वापस से घूम करके इस रास्ते जा रही है। तो इस कंडीशन में ये परावर्तन नहीं हो सकता। तो परावर्तन इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे जगह टीचरों ने बताया है ये बातें कि यहाँ पर परावर्तन एक ही सतह पर या एक ही बिंदु पर होता है। लेकिन ये एक बच्चा अगर आराम से अगर समझता तो पढ़ता तो सब तो सभी जानते हैं कि हाँ ये एक ही सतह पर हो रही है। तो इसमें हमें लिखने की क्या ज़रूरत है या हमें इसको नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? नियम है बच्चों। कारण क्या है कि अगर कुछ ऐसा होता है कि प्रकाश इधर से जाती है और इधर से वापस आती है तो ये परावर्तन का नियम फेल कर जाएगा, जो इसके नियम को अनुसार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश के जो परावर्तन है वो एक ही सतह पर आए और फिर वहीं से वापस होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो इसी प्रकार की घटना को हम परावर्तन कहते हैं। तो इसको अध्ययन रखने के लिए मतलब इसे बारीकी से समझने के लिए हम इस सतह के लंबवत रेखा खींचते हैं। ये जो सतह है ना, इस सतह पर अभिलंबवत मतलब इसका अभिलंबवत एक रेखा खींचते हैं। तो अभिलंब मतलब ये होता है कि सतह के 90 डिग्री, कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो अगर ये सतह का 90 डिग्री, ये भी एक क्या है? लंबवत है। ये भी एक क्या है? लंबवत है। यानी एक सतह पर ढेर सारा अभिलंब खींचा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही अभिलंब खींच सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारे अभिलंब खींच सकते हैं।
तो यहाँ पर जब भी हम आगे अध्ययन करेंगे तो कोई भी सतह पर हम एक जहाँ पर एक कार्यरत बिंदु है, जो ये कार्यरत बिंदु की बात हो रही है, अर्थात जहाँ पर एक ही बिंदु की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच देंगे। तो देखा जाएगा कि उस अभिलंब से जो आने वाली जो कोण है, जो आने वाली जो किरण है, उस किरण का नाम दिया जाता है आपतित किरण। क्या नाम दिया जाता है? आपतित किरण। ये माध्यम है, ये माध्यम ए से आ रही है, माध्यम ए में ही वापस चली जा रही है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे। रे मतलब क्या होता है? किरण होता है, यानी आपतित किरण। तो ये पहला अक्षर जो है ना, वो आपका आई है। क्या है? आई है। तो हम इसको इंग्लिश स्मॉल आई करके, तो ये आने वाली जो किरण है वो अभिलंब से, इसका क्या नाम दे देंगे? अभिलंब दे देंगे। इंग्लिश में बोला जाता है पर्टिकुलर या अभिलंब, कोई बात नहीं, पर्टिकुलर बोला जाता है। तो इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनाता है, तो ये इसीलिए आई जो नाम दे रखा हुआ है, इसीलिए हम इसको आई कहते हैं। ये वाला जो रेखा जो गई हुई है, इसको बोलते हैं परावर्तन किरण। परावर्तन किरण। तो इसका जो नाम होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। रे। तो जो पहला अक्षर है वो स्मॉल आर में कन्वर्ट करके यहाँ पर आप स्मॉल आर एंगल दे देंगे। स्मॉल आर एंगल से ये पहचान में होता है कि वो किरण वापस घूम के आ रही है, और जो ऐसी कोण जो बना रही है अभिलंब से, उसे स्मॉल आर से दिखाते हैं। अगर हमें स्मॉल आई की बात कहूँ तो स्मॉल आई वही है जो किरण अभी सतह पर जा रही है, उसके अभिलंब के साथ में जो कोण है वो आपका स्मॉल आई है। तो यहाँ पर ये होता है कि आपती इस आई को, जो ये आई जो कोण जो दिया गया है एंगल आई, इसे बोलेंगे आपतन कोण, या आप आती हुई किरण की बात हो रही है ना, तो इसको कहेंगे आपतन कोण। जो जाने वाली जो कोण है स्मॉल आर वाला जो है, इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। तो ये दोनों इस कंडीशन में बराबर होते हैं, जिसे हम कोण आई बराबर में कोण में आर। चलिए हम कुछ और अच्छी बात बताना चाहता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर जो पहला जो नियम है, यहाँ पर दो नियम अभी बताए थे हमने। तो पहला जो नियम है वो एक ही सतह पर होते हैं जो परावर्तन होते हैं, और अपवर्तन जो होते हैं, और अभिलंब रेखा जो होता है, हम तीनों को एक ही सतह या एक ही बिंदु पर स्थापित देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो ये कोण जो आई है, कोण आर है, ये कोण आई और ये कोण आर क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अगर हम ये एंगल के सहारे से, अगर हम एक कुछ बात बताना चाहूँगा, अभी आप समझ जाएंगे। कुछ ये एंगल के सहारे से अगर हम कुछ अनुपात निकालना चाहें, अनुपात मतलब कुछ विज्ञान का ये नियम है कि अनुपात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, या अनुपात से हम लोग बहुत कुछ अनुमान निकाल सकते हैं। ये गणित में भी काम करता है। तो अगर हम इस दोनों एंगल का अनुपात निकालते हैं, तो अभी भी मैंने कहा है कि दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो कोण आई अपान में कोण में आर। अब इसको आप जो मन करे उस पर आप रख दो। जैसे मैं बात करूँ साइन आई पर, तो यहाँ हो जाएगा साइन आई और यहाँ हो जाएगा साइन में आर, जो दोनों आपके आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये भी देखें कि यहाँ पर हम कुछ भी ले लें, यहाँ जो जो दिया गया सतह, ये सतह होता है। क्या होता है? सतह। अब यहाँ पर हम सतह में भी कुछ भी ले लें, जैसे दर्पण ले लें, और कोई चिकना सतह में मतलब कुछ भी ले लें, पॉलिश हुआ कोई लकड़ी ले लें, तो भी इसके
एंगल में कोई प्रवाह होने वाली, मतलब कोई परिवर्तन होने वाली बात नहीं आ रही है। यानी यहाँ पर कुछ भी लेना तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रही है। तो इसीलिए हर कंडीशन में या हर अवस्था में इनका मान कट जाने पर एक आ जा रहा है। भाई जब एंगल बराबर है, इनका मान कट जाने पर एक आ जा रहा है। यहाँ पर साइन लेने का मन करे तो साइन रख लो, काश लेने का मन करे काश रख लो। तो यहाँ पर हर बार में एक आ जा रहा है। और जब हर बार में एक आ जा रहा है, तब इसीलिए इसके नियम पर ज़्यादा अनुपात अनुपात निकालने की कोशिश ही नहीं किया गया। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जब ये यहाँ पर कोई कोशिश ही नहीं किया गया, तो इसीलिए केवल ये इतना ही बात कह के छोड़ दिया गया कि आपतन कोण, जैसे मैंने लिखा हूँ, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। बस इतना ही कह करके इसमें छोड़ दिया गया है। और कोई भी अनुपात या कोई भी किसी भी प्रकार का इसके आगे फार्मूला बनाने की कोशिश भी नहीं किया गया। कारण सिर्फ इतना ही है कि जब ये दोनों एंगल बराबर है तो कुछ भी करोगे तो मान एक आ जाएगा, अगर घटा दोगे तो मान 0 हो जाएगा। तो कुछ भी करोगे कुछ फायदा तो होगा नहीं, इसीलिए इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब हम इतना उम्मीद रख रहे हैं कि ये बातें आप परावर्तन का हर एक बात समझ गए। अब यहाँ सवाल होता है एक और, जो यहाँ पर लगा हुआ है समतल पर, सतह पर नीचे की तरफ एक लेप लगाई जाती है। ये जो समतल जब हम सतह बनाते हैं, वो नीचे की तरफ लेप लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? लेप। तो लेप में आपका 2-3 तरह का कुछ भी पेंट पॉलिश होता है, पोत देते हैं। लेकिन अच्छी तरह का होता है, एक कलई करके आता है, वो सब लगाते हैं। दूसरा जो इसके जगह पर काम करता है आपका लाल ऑक्साइड। क्या होता है? लाल ऑक्साइड, ठीक ना, या रेड ऑक्साइड। क्या होता है ये? रेड ऑक्साइड। हम उम्मीद रख रहे हैं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। मुझे तो अब नहीं लग रहा है कि परावर्तन में कुछ बातें अब छूट भी रही होगी। थोड़ी सी आपको समझदारी इसमें निभानी पड़ेगी। परावर्तन में तो कुछ खास था भी नहीं और ना ही तो इसमें कुछ खास आएगा भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरे प्रकाश के चैप्टर में सबसे अधिक योगदान कौन निभाता है, तो वो है अपवर्तन। अगर आप अपवर्तन को अच्छे से नहीं समझे रहेंगे तो हर जगह आपको बाधाएं ही डालेंगे। हम आते हैं अपवर्तन पर। अपवर्तन क्या है इसके बारे में समझेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन का ही घटना होता है। अब आप जानेंगे वो कैसे। आते हैं कंसेप्ट पर। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ पर ये आ रही है और दूसरा माध्यम में जा रही है, तो ये हमारा अपवर्तन का ही होगा, यह रिफ्रैक्शन का घटना होगा। यहाँ पर माध्यम ए और यहाँ पर माध्यम बी मान लेते हैं। तो अब हमारे आते हैं, अभी मैंने परावर्तन का परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, अभी हम केवल अपवर्तन का ये बताना चाह रहा हूँ कि अपवर्तन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं अपवर्तन का ये समझते हैं। मान लीजिए ये आपका माध्यम ए है, ये आपका माध्यम बी है। तो माध्यम ए का मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका वायु है, और माध्यम बी मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका कांच है। कांच मतलब ये आपका शीशा है या मिरर है, कह सकते हैं मिरर है। तो अगर जब वायु से होकर के कांच में अगर जाता है तो जो घटना इसके साथ घटेगा या कुछ होगा तो इसे क्या बोल सकते हैं? अपवर्तन का होगा। तो ये कांच जो होगा वो कैसा कैसा हो सकता है? ये आपका प्रिज्म भी हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए वायु है तो यहाँ भी तो आपका ये कांच है, तो यहाँ भी ये घटना अपवर्तन का ही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेंस है, तो लेंस में आपका क्या क्या हो सकता है? ये आपका उत्तल अवतल लेंस हो सकता है। तो ये भी एक तो माध्यम है। ये माध्यम मान लीजिए ए है, वायु का है, ये माध्यम बी है, मान लीजिए कांच का है। तो यहाँ से दोनों जा रही हैं प्रकाश की किरण अंदर, तो इसमें कौन सी घटना होगा? अपवर्तन का होगा। वही काम यहाँ भी है। तो जब भी हम लोग कहते हैं माध्यम ए और माध्यम बी में, तो वो कुछ और नहीं बस छोटी छोटी बातें ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो प्रिज्म जो बना हुआ है वो अलग दुनिया है, एक तरह का वो अलग यहाँ पर वातावरण मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अलग है।
तो मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो ये अपना क्या कहते हैं, वातावरण ही तो बदल रहा है। तो अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक वातावरण से होकर दूसरे वातावरण में जाता है तो ही अपवर्तन का घटना घटता है। अब आपको उम्मीदन में मैं कहता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बात को समझिएगा। तो ये वायु जो हम माने हैं वो होता है विरल, और जो हम यहाँ पर जो कांच माने हैं वो होता है आपका सघन। तो चलिए कुछ देर के लिए हम लोग सघन और विरल के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हम एक वातावरण हमारे पास है और यहाँ पर कुछ नहीं है, हवा है। यहाँ पर क्या है, हवा। और यहाँ पर मान लीजिए एक बात कहूँ, पानी है, ठीक है। और मैं आपको इस रास्ते दौड़ने के लिए कहूँ कि आपको इस रास्ते दौड़ना है हवा में और आपको दौड़ना है पानी में। तो जहाँ पर दौड़ना आसान है, मतलब हम जब भी सघन और विरल की बात करूँगा तो उसमें एक कंपेयर की बात आती है, तुलना की बात आती है। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर तुलना की बात आएगी। तो अगर हम हवा में दौड़ सकते हैं, तीव्र गति से दौड़ सकते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ दौड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पानी है, हमको रोकेगा, नहीं जाने देगा, दौड़ने नहीं देगा। तो वही बात यहाँ पर है। अगर हम जहाँ दौड़ सकते हैं इसको बोलेंगे विरल वाला जगह है, वो जगह होता है विरल, वो विरल जगह है। और जहाँ नहीं दौड़ सकते हैं उसे हम कहेंगे सघन है। क्या है, सघन है। चलिए हम आपको कुछ और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप खेत में दौड़ो, तो आप खेत में दौड़ लोगे क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत है, मतलब बराबर है, फील्ड है। सॉरी, मैं यहाँ सब खेत ले लिया, फील्ड मुझे बोलना चाहिए था। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर फील्ड में आपको कहूँ दौड़ने के लिए, तो आप फील्ड में आसानी से दौड़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर बात करूँ आपको जंगल में दौड़ो, तो हम जंगल में नहीं दौड़ पाएंगे। कारण क्या है, कारण ये है कि जंगल में आपको अवरोध डालेंगे लोग, पेड़ पौधे झांग पाते हैं, मतलब यहाँ पर खरपतवार ज़्यादा हैं, आपको दौड़ने नहीं देंगे, आपको रोकेंगे। तो उसको हम बोलेंगे सघन। जहाँ पर आप आराम से दौड़ सकते हैं उसे आप बोलेंगे विरल। हम उम्मीद रख रहे हैं अब आप ये बात समझ गए होंगे कि जब आप जहाँ पर आसानी से चल सकते हैं, जहाँ पर आसानी से आप दौड़ सकते हैं, जहाँ पर आसानी से बिना रुकावट का चल सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे विरल। और जहाँ पर आप नहीं चल सकते हैं उसे बोलेंगे आप सघन। हम उम्मीद रख रहे हैं ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए हम उसी प्रकार से हम यहाँ पर आते हैं। तो ये बात तो पक्का हो गई कि प्रकाश की किरण जब आ रही थी, जब वो वायु में थी, तब उसको रोकने वाले कम मिले, उसको रोकने वाले ज़्यादा लोग नहीं मिले। हम यहाँ पर वायु की बात कर रहा हूँ, न कि वायु में उपस्थित धूल कण। मेरी बात को समझिएगा, विज्ञान है ये, विज्ञान में एक एक बात को देखना पड़ता है। अब एक कहोगे एक भमंडर वाला, जैसे जहाँ पर ढेर सारे धूल कण आदि हैं उसमें भी लेके चलोगे तो वायु तो है ही है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर शुद्ध वायु की बात हो रही है। वायु मतलब यहाँ पर केवल ऑक्सीजन हो, ये सब हो, ज़्यादा फालतू धूल कण ना हो। तो वैसे कंडीशन में यहाँ से प्रकाश की किरण आसानी से आ जाएगी। तो जब वो अपनी भीड़ धाड़ के धक्कर में जब जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर आ जाएगी। तो यहाँ पर घटना है। आप सघन और विरल का मतलब तो समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को हम गुजारने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो पहला प्रक्रिया हमारा है, दो कंडीशन है अपवर्तन। हम यहाँ से दो कंडीशन बताते हैं। पहला कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में प्रवेश करे। और दूसरा क्या हमारे पास है
सघन से विरल में। सघन से विरल में। तो हम यहाँ पर कुछ स्टेप में फिगर बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है विरल से सघन, तो यहाँ पर आपके पास वायु है। क्या है? वायु है। और ये आपके पास कांच है। तो ये जब वायु है तो इसी को तो कहेंगे विरल। अगर ये हमारा कांच है तो इसी को तो कहेंगे सघन। अरे हाँ या ना? तो ये विरल से सघन अर्थात वायु से कांच में अगर ये आ रहा है तो हम यहाँ से समझेंगे कि अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है, अपने अभिलंब की तरफ आ जाता है। इसकी अभिलंब कौन है? यही तो है। अब इसको जाना था इधर मगर चली आई अपने अभिलंब की ओर। बात पक्का हो गई। चलिए तो हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? सघन से विरल अर्थात अब हमारे पास ये कंसेप्ट में ये सघन हो गया। इस सघन का नाम दे देते हैं मान लीजिए कांच। अब यहाँ पर क्या हो गया? वायु। अगर ये कांच है तो क्या है? यहाँ पर सघन है। अरे हाँ या ना? अगर ये विरल है तो इसका वायु है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? विरल है। तो कहीं न कहीं ये प्रकाश की किरण आएगी जब, तो अपने इधर की दिशा में अगर आई है, इधर की दिशा में अगर आई है तो अपने अभिलंब जाना था ऐसे मगर वो अपने अभिलंब से दूर भाग गई है। बात समझ में आ गई ना? तो ये दोनों घटना घट रही है। बात को समझिएगा। तो इस किरण को क्या बोलेंगे? आने वाली किरण। इस किरण को क्या बोलेंगे? जाने वाली किरण। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर भी क्या मान लेंगे इसको हम? जाने वाली आने वाली किरण। इसको क्या मान लेंगे? जाने वाली किरण। तो चलिए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट और बताना चाहूँगा आपको आगे की तरफ। तो हम ये आपका परिभाषा ही है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अपने अभिलंबवत की ओर झुक जाती है अर्थात अपने अभिलंबवत की ओर आ जाती है। यहाँ पर क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अपने अभिलंबवत से दूर हटके चली जाती है। मतलब जाना था सीधाई में, चली गई इधर साइड में, मतलब अपने अभिलंबवत से दूर हट गई। तो अब हम आते हैं कंसेप्ट पर। यहाँ इसको एंगल जो बना हुआ है यहाँ पर इसको बोलेंगे आई और इसको बोलेंगे हम लोग आर। समझ पा रहे होंगे? ये छोटा फिगर है ना? ठीक है, मैं बड़ा फिगर बनाता हूँ। एक बड़ा फिगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये आपका आई है, ये आपका आर है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ये क्या है आप बताएंगे? ये भी आपका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ये वाला। तो आप ही मुझे बता दो, आपको तो ये बात पता ही होगा कि अगर ये कोई किरण ऐसी है तो ऐसे न जा कर के ये इधर चली गई है तो हम उससे क्या बोलेंगे कि ये आपका आई है। तो अगर ये आर है तो ये बड़ा कोण है, ये छोटा है। तो कोण में आई क्या होगा? बड़ा होगा। कोण में आर क्या होगा? छोटा होगा। हाँ या ना? तो यहाँ पर यही आपकी बात समझना था कि जब विरल से सघन में जाएगी तो कोण में आई जो होगी वो बड़ा होगी कोण में आर से। ये इस केस में होता है। जब सघन से विरल में जाएगी तो कोण जो आई है वो आपका छोटा हो जाएगा कोण में आर से। हम यहाँ पर डबल चिन्ह लगाए हैं लेकिन हम एक ही अब लगाएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये आपका बड़ा का चिन्ह लगा दीजिए, आपका कोण है ये वाला। ठीक है ना? कोण में आर हो गया। उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि आप ये बात समझ रहे होंगे। तो जब हम इसका अनुपात निकालते हैं मान लीजिए तो साइन में कर देते हैं, ऐसे करके इनको हम साइन में रख देते हैं।
तो क्या कर देंगे, साइन में आई बटे में साइन में आर। तो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, आपको पता होनी चाहिए कि जब हम साइन में मान को देखते हैं 0, 30, 45, 60, 90, जब हम साइन में देखते हैं तो साइन में 0 अंक का मान 0, साइन में 30 अंक का मान 1/2, 1 करड़ी में 2, फिर करड़ी में 3/2, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1। तो यानी जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी बढ़ रहा है साइन का। तो यानी ये बात तो पक्का हो गई कि ये बात आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1/2 बड़ा है नहीं है, कौन, ये छोटा है, ठीक ना, 1/2 में 2 से, ठीक है ना, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब वो कैसे होगा, मैं यहाँ पर गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं विज्ञानिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि यहाँ पर ये छोटा है, ये वाला मान बड़ा है। तो हम एक बात समझ गए कि जब हम साइन में का कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो नीचे नीचे मान भी बढ़ता जाता है। तो यानी ये वाला मान क्या है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला मान क्या है, छोटा है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको हम बोलेंगे नियतांक है n। तो यानी इसको नियतांक n का जो मान होगा इस कंडीशन में वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, न हो तो आप भाग दे करके देखो। मान लीजिए हम अगर भाग दे रहे हैं यहाँ पर 10 में 9 से, तो आप भाग देकर देखेंगे ना तो 1 दशमलव कुछ करके वो आएगा। तो जब भी आएगा तो वो 1 से क्या होगा, वो बड़ा ही आएगा, न कि बराबर, वो 1 भी नहीं आएगा। अगर वो 1 आ जाएगा तब तो वो बराबर हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए था, तो मान गलत हो जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर इस बात को बोला जाए तो ये अनुपात है, इसी अनुपात को बोला जाएगा आपको नियतांक। क्या बोला जाएगा, नियतांक। और नियतांक दिखाते हैं n से। तब इस कंडीशन में जो मान होगा नियतांक का वो 1 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, हाँ या ना। अब जब कभी भी नियतांक में अगर 1 से बड़ा आ जाए, नियतांक अगर 1 से बड़ा आ जाए तो आपको सिर्फ इतना ही इसका मतलब पकड़ना है कि वो विरल से सघन में आ रही है, बस। आपको ज़्यादा नहीं कंसेप्ट समझना है, सिर्फ इतना ही समझना है कि वो विरल से सघन में आ रही है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर साइन में आई अपान में साइन में यहाँ पर दे रखा है आर। और आपको मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी साइन का मान जब बढ़ाते हैं तो नीचे नीचे उसका मान भी बढ़ता है। कोण बढ़ाएंगे तो नीचे नीचे मान बढ़ेगा, कोण घटाएंगे तो नीचे नीचे कोण का मान घटेगा, इसका मान भी घटेगा। और ऊपर जो मान है वो कम है, नीचे का मान बड़ा है, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आपको ये बात तो पता चल गया कि जब ऊपर का मान कम है नीचे का मान बड़ा है। अब किसी संख्या में कम में अगर बड़े संख्या से भाग दोगे तो कभी जीवन में 1 नहीं आएगा, 1 से कम ही आएगा। तो यानी यहाँ पर इसका अगर हम बोले थे अभी भी, इसको नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। और इसी n का तब जो मान होगा वो 1 से हमेशा हमेशा क्या आएगा, कम में आएगा। यहाँ पर n का मान जो है 1 से हमेशा बड़ा आता था और यहाँ पर n का मान जो है 1 से हमेशा छोटा आएगा। और जब कभी भी वो 1 से छोटा आ गया, मतलब 0 दशमलव करके कुछ अगर आ गया, तो आपको सिर्फ इतना ही इसका मतलब निकालना है कि वो विरल, सघन से विरल की तरफ जा रही है।